हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्लू पोट्री जो मूल रूप से लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई जाती है इसको? लाहौर से लाया गया था। ब्लू पोट्री किसके काल में लाया गया था साथियों? मानसिंह के काल में। जयपुर का मानसिंह के काल में लाहौर से लाई गई थी ब्लू पोट्री। लेकिन इसे संरक्षण नहीं मिलने के कारण जयपुर में कुछ ही दिनों बाद में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आगे चल कर के राम सिंह के काल में, सवाई राम सिंह के काल में जो 1857 की क्रांति से भी संबंधित है, तो ब्लू पोट्री को सर्वाधिक संरक्षण मिला किसके काल में? राम सिंह के काल में। राम सिंह के काल में सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है ब्लू पोट्री को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। लेकिन आज़ादी के बाद की हम बात करें तो आज़ादी के बाद ब्लू पोट्री के जो सिद्धस्त कलाकार थे वो थे साथियों नाथाबाई। कौन थी? नाथाबाई। आज़ादी के बाद की हम बात करें तो ब्लू पोट्री की जो सबसे सिद्धस्त कलाकार थी वो कौन थी साथियों? नाथीबाई। उसके बाद कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सैनी, अनिल दोराया आदि जो है वो ब्लू पोट्री के क्या है? सिद्धस्त कलाकार हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कृपाल सिंह शेखावत का, जो ब्लू पोट्री से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं। इन्होंने ब्लू पोट्री में कितने रंगों का प्रयोग किया था? 25 रंगों का प्रयोग किया गया था कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जिन भात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भात बात में कोई जरूरी होवे। जिस तरह से जो फौज होती है उस फौज में नगाड़ा बजाया जाता है, जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों हुंकारो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान का अधिकांश ऊंचावचई भाग औसत समुद्र तल से खालिस्तान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो वो होगा साथियों 250 मीटर से 300 मीटर की श्रेणी से ऊपर आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। मारवाड़ी री उपबोली नहीं है। देखिए मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने देवड़ावाटी, ठटकी, बीकानेरी और अहिरवाटी। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है साथियों? अहिरवाटी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें मेवाड़ी, थली, थाटी आदि, ये किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। थली जो है वो भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा मेवाड़ी, इसके अलावा थाटी आदि सभी जो बोलियां हैं वो किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए अहिरवाटी जो है वो राठ क्षेत्र में बोले जाने के कारण, कौन से क्षेत्र में? राठ क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अहिरवाटी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अहिरवाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बोली है ये अधिकतर या ज्यादातर अहिर जाति द्वारा बोली जाने के कारण इसको हीर वाली बोली भी कहा जाता है या फिर हीरवाल बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। खासतौर पे ये जो आपकी अहिरवाटी है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर आदि जो क्षेत्र हैं इनमें इस साइड में ये बोली जाती है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। अचलदास खिचड़ी वचनिका में किनारे जुदरो वर्णाव हुए है। तो देखिए अचलदास खिचड़ी जो वचनिका है उसमें किनके मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है अचलदास खिची और जहांगीर के बीच में, अचलदास खिची और मोहम्मद शाह के बीच में, अचलदास खिची और होशंग शाह के बीच में, अचलदास खिची और शेर शाह के बीच में। तो साथियों हम बात करें अचलदास खिचड़ी वचनी का, तो अचलदास खिचड़ी वचनी का जो है वो किसकी रचना है दोस्तों? शिवदास गार्डन की रचना है। किसकी रचना है? शिवदास गार्डन की रचना है। और ये जो रचना है ये किस में लिखी जाती है? चंपू शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है दोस्तों? चंपू शैली में लिखी गई है। बात करें हम जितनी भी वचनिकाएं हैं वो सारी की सारी किस शैली में लिखी गई हैं? चंपू शैली में लिखी गई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों। इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? गद्य और
पद्य दोनों का मिश्रण है अचलदास खींचेरी वसनिका में, और ये किस शैली में लिखी गई है? चंपू शैली में लिखी गई है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? मांडू के सुल्तान होशंग शाह और अचलदास खींची के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन है वो किसमें है? अचलदास खींचेरी वसनिका में है। और ये युद्ध कब होता है? 1423 ईस्वी में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में अचलदास जो है वो क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण युगम है? तो साथियों हम बात करें कुछ जिलों के शुभंकर की, तो यहाँ पे अलवर का जो शुभंकर है वो क्या होता है? सांबर होता है। भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर का क्या है साथियों? सारस होता है। सारस किस जिले का शुभंकर है? भरतपुर का। गंगानगर की हम बात करें तो चिंकारा। चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? गंगानगर का। इसके अलावा बीकानेर का बट तितर, झुंझुनू का काला तितर, चूरू का काला हिरण, कोटा का उदबिलाव, बारा का मगरमच्छ, बूंदी का सुरखाव, ये कुछ जिलों के शुभंकर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जालोर का जो शुभंकर है साथियों वो कौन है? भालू, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अलवर की हम बात करें तो अलवर का शुभंकर बाघ नहीं है। बाघ किसका शुभंकर है? सवाई माधोपुर का। किसका शुभंकर है? सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो क्या है? बाघ है। तो अलवर का जो शुभंकर है वो कौन होगा साथियों? सांभर। कौन होगा? सांभर। इसके अलावा भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर का क्या होता है? सारस। और भीलवाड़ा का क्या होता है? भीलवाड़ा का शुभंकर क्या है साथियों? मोर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया आपको क्वेश्चन में। राजस्थान में बाला का किला कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे हम और भी बात करेंगे। देखिए अलवर में स्थित है। बाला का किला जो है वो कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र किला जो क्या कहलाता है? कुंवारा किला कहलाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? कुंवारा किला के नाम से भी जानते हैं। और हम आपको ये भी साथ में नोट करें कि अलवर का जो बाला का किला है वर्तमान में भी इसके जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, या फिर इसके जो भग्नावशेष है वो मिलते हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं? रावण देहरा। रावण देहरा के नाम से जाना जाता है। किसको? जो अलवर में बाला का किला है उसके जो भग्नावशेष हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? रावण देहरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। सलीम सिंह या फिर सलीम सागर तालाब, सलीम सागर कुंड जो है वो भी कहाँ पे स्थित है? सलीम सागर कुंड। सलीम सागर कुंड जो है वो कहाँ पे है साथियों? बाला के किले में ही स्थित है। और साथ में रावण देहरा भी आप जरूर याद रखिए। रावण देहरा बाला के किले के जो अवशेष वर्तमान में है उनको क्या किस नाम से जाना जाता है? रावण देहरा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गागरोन की हम बात करें तो गागरोन एक जल दुर्ग है जो कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कुंभलगढ़ है साथियों राजसमंद में। और मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ। देखिए वैसे हम बात करें तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों क्या है? अलग अलग है, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, बुक्स हैं, उनमें इसको एक ही माना गया है। तो यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के जो टूटे हुए भाग का या इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको पूछा है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो है कीर्ति स्तंभ और दूसरा है विजय स्तंभ। दोस्तों यदि हम कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये 10वीं और 11वीं शताब्दी का जैन धर्म का कीर्ति स्तंभ है। कौन सा है? 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया जो एक जैन कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ की यदि हम बात करें। और दूसरा है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का जो निर्माण है साथियों वो कौन करवाता है? राणा कुंभा। किसके द्वारा करवाया जाता है? राणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। और एक 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है ये? 9 मंजिला है। विजय स्तंभ जो है उसमें कितनी मंजिलें हैं साथियों? 9 मंजिलें हैं। इसका निर्माण 1440 से लेकर के 1448 ईस्वी के मध्य किया जाता है। 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण होता है। और इसके जो वास्तुकार है वो कौन है? जेता। कौन है साथियों? जेता, जिसका नाम खुदा हुआ है इसकी 5वीं मंजिल पे। जेता कूपा इनका जो नाम, जेता कूपा ने जेता नापा इसके जो पुत्र थे उनका भी साथ में नाम इस पे खुदा हुआ है। कौन सी मंजिल पे? 5वीं मंजिल पे। बात करें हम इसके जीर्णोद्धार की
तो बात करें हम इसके जीर्णोद्धार की, तो इसका जो जीर्णोद्धार है साथियों वो कौन करवाता है? राणा स्वरूप सिंह। किसके काल में करवाया जाता है? राणा स्वरूप सिंह के काल में, जो 1857 की क्रांति से भी संबंध रखते हैं राणा स्वरूप सिंह। इसके अलावा मेवाड़ में अंतिम महिला सती होने के जो प्रमाण है वो किसके काल में मिलते हैं? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ में अंतिम सती होने के जो प्रमाण है, अंतिम महिला सती होने के जो प्रमाण है वो किसके काल में मिलते हैं? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मिलते हैं। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कौन सा? सुपर थर्मल नहीं पूछा गया आपको, यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन पूछा गया है। तो विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों, छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना, रामगढ़ गैस तापीय विद्युत परियोजना, इसके अलावा सूरतगढ़, और चौथा आपको दिया है कोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो कब, इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1983 ईस्वी में की जाती है। 1983 में यहाँ पे विद्युत उत्पादन कार्य जो है वो क्या होता है? शुरू होता है। और दूसरा यदि हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो दूसरा थर्मल पावर प्लांट है आपका सूरतगढ़ गंगानगर में। स्थापना कब की जाती है? 1998 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए सुपर थर्मल पावर प्लांट हम किसे कहेंगे? देखिए पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट यदि आपको पूछा जाए, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कोटा नहीं होगा, कौन सा होगा? सूरतगढ़। पहला थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र होगा, और यदि दूसरा आपको पूछा जाए तो सूरतगढ़ होगा। लेकिन पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सूरतगढ़ होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। यदि किसी विद्युत संयंत्र की क्षमता 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सुपर थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। तो यहाँ पे पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़, और यदि पहला थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? कोटा होगा। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न 2011 की जनगणना को लेकर के। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना दर्ज किया गया प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर? कितने व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का वो है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो जन घनत्व है वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के खालिस्तान जिले में बाणगंगा नदी का बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है। देखिए बाणगंगा नदी की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। लेकिन बाणगंगा की हम बात करें तो बाणगंगा का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे है साथियों? जयपुर में। कहाँ से होता है? तो जाहिर सी बात है इसका जो सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वो कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा को किस नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा अर्जुन की गंगा, या फिर इसके अलावा हम इसको कहते हैं रुंडित नदी, या फिर ताला नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम है साथियों इसके? ताला नदी, इसके अलावा रुंडित नदी, बाणगंगा नदी के उपनाम है या फिर अन्य नाम है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस नदी पे एक बांध बनाया गया है, और वो बांध कहाँ पे है? जमुआ रामगढ़। कहाँ पे है दोस्तों? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। कहाँ पे स्थित है ये बांध? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। और इस बांध का जो नाम है वो नाम क्या है साथियों? रामगढ़ बांध बना है जमुआ रामगढ़ जयपुर में, जो 2005 तक पूरे जयपुर को जल आपूर्ति करता था। लेकिन वर्तमान में इसमें जल आपूर्ति नहीं की जाती है। वर्तमान में बिसलपुर बांध से जल आपूर्ति की जाती है जयपुर को। ये बांध जो है बाणगंगा नदी पे है। कहाँ पे स्थित है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में। इस बांध का नाम क्या है? रामगढ़ बांध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया। देखिए राजस्थान में चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? नाथद्वारा राजसमंद। और यदि यहाँ पे चांदी न देकर के आपको सोने के आभूषणों की तारकसी पूछी जाती तो ये है आपका प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से है? सिरोही। सिरोही का जो विलय है वो किसके प्रयासों से किया गया? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। दूसरा आपके सामने चुन्नीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल और भोगीलाल पांड्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करता है और ये स्थापना की जाती है कौन सी सन में की जाती है, कब की जाती है, इसकी हम बात करें तो देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1 अगस्त 1944 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? भोगीलाल पांड्या के प्रयासों। इसके सहयोगियों की हम बात करें तो एक है शिवलाल कोटड़िया, इसके अलावा गौरी शंकर उपाध्याय भोगीलाल पांड्या के क्या थे? इस प्रजामंडल की स्थापना करने में मुख्य सहयोगी रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए नेवरी के अलावा नकुम, नेवरी के अलावा कौन सा है? नकुम। इसके अलावा लंगर, एक आता है साथियों तेधड़, इसके अलावा नुपुर के अलावा झांझर के अलावा लच्छा, हीरा नामी, ये सारे किसके आभूषण हैं? हीरा नामी, ये सारे किसके आभूषण हैं? पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। नकुम हो गया, लंगर, नेवरी, तेधड़, नुपुर, झांझर, हीरा नामी, ये लच्छा, इसके अलावा ये सारे आभूषण जो है वो किस में पहने जाते हैं दोस्तों? पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान घड़ा? तो यहाँ पे देखिए कौन से पंथ के जो अनुयायी हैं वो मेव मुसलमान हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है गुदड़ संप्रदाय, दादू पंथ, विश्नोई पंथ और लालदासी पंथ। तो यहाँ पे हम बात करें गुदड़ पंथ की, तो इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? दांतड़ा। और ये दांतड़ा कहाँ पे साथियों? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। इसकी प्रमुख पीठ है दादू पंथ। कहाँ पे है इसकी प्रमुख पीठ जो है दादू पंथ की? इसके प्रवर्तक कौन है? संत दादू दयाल। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? नरेना गांव कहाँ पे है? जयपुर में। इसके अलावा विश्नोई की हम बात करें तो विश्नोई की मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पे है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? जाम्बोजी। तो यहाँ पे हम बात करें लालदासी संप्रदाय की, तो देखिए लालदासी संप्रदाय यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होगा दोस्तों? लालदास जी जो है इनका जन्म होता है कहाँ पे? धौली दूब अलवर में। कहाँ पे होता है? धौली दूब अलवर में होता है। और इनके गुरु जो है, इनके गुरु का नाम क्या था? गद्दन चिश्ती। इनका निधन जो है वो कहाँ पे होता है? नंगला। और ये नंगला कहाँ पे है? भरतपुर में। इनका निधन होता है नंगला भरतपुर में। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? शेरपुर। लालदास जी की समाधि कहाँ पे है? शेरपुर। और शेरपुर कहाँ पे है साथियों? अलवर में स्थित है। इनकी जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, वो कहाँ पे स्थित है? नंगला भरतपुर में स्थित है। और ये मेव जाति के क्या थे? लकड़हारे थे। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? लालदासी संप्रदाय या फिर लालदासी पंथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही इजी सा प्रश्न आपको पूछा गया है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो कौन नहीं जानता साथियों पीरू सिंह के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पीरू सिंह, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? झुंझुनू से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? झुंझुनू से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया है। पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। देखिए पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें ऑप्शन की, तो देवड़ा वाटी जो है, देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है देवड़ा वाटी। इसके अलावा हम बात करें मेरवाड़ी की, तो मेरवाड़ी आप सभी जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में बोली जाती है। बात करें हम गोडवाड़ी की, तो गोडवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? जालोर पाली का जो एरिया है उसमें बोली जाती है गोडवाड़ी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 84। कौन सा होगा? 84। 84 की हम बात करें तो देखिए नागरचोल, 84, तोरावाटी, ये सारी बोलियां जो है वो पूर्वी राजस्थान में या पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं। 84 जो है वो किसकी उपबोली है दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोली है। 84 किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था। देखिए बूंदी रियासत का बरड़ किसान आंदोलन, जिसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है या डाबी कांड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो मुख्य नेता है वो कौन था। तो इसका मुख्य नेता था साथियों नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। इसको क्या कहा जाता है, बरड़ किसान आंदोलन या फिर डाबी कांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन में जब किसानों की सभा हो रही थी, सभा में जब नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, तो नानक जी भील पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियों से फायरिंग की, जिससे नानक जी भील घटना स्थल पे ही क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इसमें शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे कौन थे साथियों, नानक जी भील और एक व्यक्ति और था जिसका नाम है देवीलाल गुर्जर। कौन था, देवीलाल गुर्जर। किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, डाबी किसान आंदोलन से या डाबी कांड से संबंधित है। यहाँ पे हम बात करें बूंदी किसान आंदोलन की, तो ये कब होता है, बूंदी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को। कब का है ये, 1923 ईस्वी का। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। खारवाल जनजाति द्वारा जो नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं, खारवाल जनजाति जो मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक के स्फटिक बनाती है, वो किस झील से संबंधित है। वो झील होगी आपकी पचपदरा झील, और ये कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों, बाड़मेर में स्थित है। एक आता है देशवाल जाति, तो देशवाल जाति जो है वो कहाँ से नमक बनाती है, डीडवाना झील जो आपके नागौर में स्थित है। डीडवाना की हम बात करें तो यहाँ पे औद्योगिक नमक प्राप्त किया जाता है। डीडवाना से कौन सा किस प्रकार का नमक प्राप्त किया जाता है, औद्योगिक नमक प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे देवल नामक सहकारी संस्थाएं जो है वो नमक का उत्पादन करती हैं। यदि हम बात करें जाति की, तो वो जाति कौन सी है, देशवाल जाति के लोग यहाँ पे नमक का उत्पादन करते हैं डीडवाना झील में। इसके अलावा देखिए हम बात करें खारवाल जाति की, जो जनजाति है खारवाल जनजाति है वो मोरली झाड़ियों का उपयोग करके नमक के स्फटिक बनाती है, और यहाँ से प्राप्त होने वाला जो नमक है वो कैसा है, शुद्ध नमक होता है, पचपदरा बाड़मेर से प्राप्त होने वाला नमक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पचपदरा बाड़मेर। लूणकरणसर कहाँ पे है साथियों, लूणकरणसर जो है वो कहाँ पे है, बीकानेर में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा वेट करें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपके सामने, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं। ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाने वाला जो शहर है साथियों वो कौन सा है, जालोर। जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए केसरबाग वन विहार ये जो अभ्यारण्य है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, धौलपुर में स्थित है। कहाँ पे है, धौलपुर में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, केसरबाग और वन विहार, ये दोनों अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थित है, धौलपुर में स्थित है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।